नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी तक तो कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर ही आरोप लगा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भाजपा की वैचारिक ऊर्जा के स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ की आरंग विधानसभा में कांग्रेस दफ्तर के लोकार्पण के समय नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भाजपा और संघ पर निशाना साधा। डहरिया ने नाथूराम गोडसे को भाजपा नेता करार दिया और आरएसएस पर अंग्रेजों की मुखबिरी का आरोप लगाया है। डहरिया के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद सुनील सोनी ने कहा कि डहरिया सोनिया और राहुल की भाषा बोल रहे हैं। उधर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस बताए 250 साल के स्वतंत्रता संग्राम में उसका कौन सदस्य शहीद हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लेने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान और उस पर भाजपा सांसद सुनील सोनी की प्रतिक्रिया। देश की आजादी के आंदोलन ने नहीं छोड़ी और ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के का सिद्धांत रहीस, ये अंग्रेज बन के चाटुकार रहीस है, अंग्रेज बन के मुखबिरी करे आरएसएस के लोगन मन। और हमार कांग्रेस पार्टी के जे नेता और कार्यकर्ता आजादी के आंदोलन में भाग ले ओकर जानकारी अंग्रेज मन दे, हमार कांग्रेसी मन और देश के लोगन ला देश के आजादी के आंदोलन भाग ले ओला जेल भजवाए के फांसी चढ़वाए के काम कोई कराए तो आरएसएस के लोगन कराए। ये आरएसएस के नीति रही से। और आप जाना तो जब देश के संविधान हमारे देश में लागू हुई ये आरएसएस हमार तिरंगा झंडा ला पैरों के तले रौंदे के काम करे रही से। ये आरएसएस है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये मन कबो अवर मुख्यालय में राष्ट्रीय तिरंगा ला नहीं लहराए। शिव डहरिया जी पैदा भी नहीं हुए थे और शिव डहरिया जी कभी किताब पढ़े ही नहीं। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की भाषा बोलते हैं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें तो उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। तो देखिए, हमने आपको सुनाया दोनों के बयान किस तरह से। अब इस बयान के बाद पूरे भाजपा में भूचाल मच गया है और जहां पर भाजपा के नेता नाथूराम गोडसे को बता दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि उस वक्त शायद भाजपा का उदय ही नहीं हुआ था जिस तरह के आरोप अब लग रहे हैं। चलिए, इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह जी बीजेपी से और पीसी रथ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं रुपेश जी, आखिर पूरी कांग्रेस आरएसएस के पीछे क्यों इतना पड़ गई है? बीजेपी को बता रही है कि नाथूराम गोडसे उनके नेता थे, तब तो बीजेपी का उदय भी नहीं हुआ था, और जब बीजेपी का उदय हुआ तब नाथूराम गोडसे नहीं थे। तो दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई मेल है इनका। अमृता जी नमस्कार जी। बात मेल की नहीं है। जब डॉक्टर हेडगेवार जी पहले कांग्रेसी में रहे, उसके बाद से उन्होंने 2000 और 1930 में आरएसएस का स्थापना की और इस आरएसएस मानसिकता के लोगों के द्वारा ही बनाई गई भाजपा राजनीतिक पार्टी के रूप में आज अस्तित्व में है। आप देखेंगे जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, सब प्रत्येक भारतवासी गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए आजादी के समर में कूदने को तत्पर रहते थे। उस समय हेगड़ेवार जी ने 1930 में यह फरमान जारी किया था कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी शामिल होगा उसे आरएसएस से निकाल दिया जाएगा, वो आरएसएस में ना आए। इस प्रकार से भारतीय आंदोलन में गुलामी की जो जंजीर तोड़ने के लिए जो आंदोलनरत थे उनकी भावनाओं को कचोटने का काम हेगड़ेवार जी ने उस समय किए थे। और उसके बाद लगातार भाजपाइयों के जो नेता रहे उस तत्कालीन, और उनका इतिहास आज हम जो पढ़ते हैं और हम जो देखे हैं उसके अनुसार में उनकी भारतीय आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। ऐसी स्थिति में और आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी ने कहा है तो जी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं चुनावी साल में, हम लगातार देख रहे हैं आरएसएस और बीजेपी पर पूरी तरह से कांग्रेस आक्रामक है। जिस बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कांग्रेस की भाजपा के नेता हैं नाथूराम गोडसे, इस तरह की बयानबाजी जो की जा रही है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है?
रविंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी आवाज अब आ रही है? जी जी जी, सबसे बड़ी बात तो है कि आपने आवाज आ रही है मेरी? आवाज मेरी आवाज जी, आपकी आवाज सुन पा रही है, जी, अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात तो आपने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जब नाथूराम गोडसे मतलब ये थे तो उस समय तो भाजपा पैदा हुआ नहीं था। आपने उस बात को ही कर दिया जो शिव डहरिया कह रहे थे, उसी से समझ में आ गया कि आरएसएस के प्रति कितना डर रखते, कितना फोबिया है। अब मैं दो बात बता रहा हूँ कि एक 1925 में जब ये हुआ था आरएसएस की स्थापना, और एक बात जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दो अलग अलग दोनों बातों को समझना होगा। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कभी भी उस स्थापना के समय ये नहीं कहा गया था कि देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। ए.ओ. ह्यूम इनके विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। दूसरी बात बता रहा हूँ, ए.ओ. ह्यूम जो 1857 की उसी समय क्रांति हुई थी, उनको मारने के लिए ए.ओ. ह्यूम हुए थे और उसी के कारण सेफ्टी वालों कई किए थे। और ए.ओ. ह्यूम को जब उन्होंने क्रांतिकारियों ने दौड़ाया था तो महिलाओं के कपड़े बदल के भागे थे ए.ओ. ह्यूम। वो कांग्रेस की संस्थापक है, वो हम पे स्वतंत्रता की बात न करे कि हमारे कितने शहादत हुए कितने नहीं हुए, क्योंकि एक व्यक्ति विदेशी उनका कांग्रेस की स्थापना करता है और एक धरती का पुत्र भारत माता का लाल वो 1925 में आरएसएस की स्थापना करता है। आरएसएस ने हमेशा देश हित में काम किया। 1930 में असहयोग आंदोलन जिसकी बात कर रहे थे, जब लाहौर में पूर्ण अधिवेशन की बात हुई उसका सबसे पहले यदि ये किया था तो आरएसएस ने किया था। उन्होंने अपनी सभी शाखाओं को कहा था कि पूर्ण स्वराज्य का समर्थन करे। खुद गांधी जी ने 1947 में जब भंगियों की सभा हुई थी वहां पर आके आरएसएस की उसकी सभा को संबोधित किया था। हमको मत बताए कि गांधी जी की क्या है और क्या नहीं है। हमको कह रहे हैं कि आरएसएस क्या है क्या नहीं, क्या शहीद हुए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को क्या छोड़ा। यदि इतना ही है तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था। कांग्रेस की प्रासंगिकता इतनी थी कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में केवल और केवल आंदोलन करती रही थी। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपका उद्देश्य नहीं था कि आप मतलब स्वतंत्रता करते। कि जॉर्ज सप्तम जब आया तब आपने उसका स्वागत किया, आरएसएस ने विरोध किया कि हमारे राजा नहीं है, ये तो विदेशी है करके। महारानी विक्टोरिया के जब उसे क्राउन का राज्याभिषेक हो रहा था तब आरएसएस ने विरोध किया था। आप लोगों ने ये जितना दिखाया ना कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में हमारा आंदोलन, उससे ज्यादा पारितोषिक के रूप में लिया। चलिए रविंद्र जी, रुपेश जी से भी जान लेते हैं। रुपेश जी अपनी बात पूरी करिए, उस वक्त बात नहीं हो पा रही थी। अमृता जी, जैसे रविंद्र भाई बता रहे हैं, इनके तत्कालीन नेता जब भारतीय आजादी का आंदोलन जब चरम पर था, आजादी का आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो गुरु गोविलकर जी ने 1942 में क्या कहा था ये आरएसएस और भाजपा के लोग भली भांति जानते हैं। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि हमारे जो संघ सेवक के लड़के हैं उनके मन में भी आजादी के आंदोलन की तीव्रता बनी हुई है। लेकिन रुपेश जी, नेहरू जी ने तो खुद तारीफ की थी आरएसएस की, परेड में भी शामिल किया था। देखिए तारीफ, ये तो कांग्रेसियों की मनसाहत थी। आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने भी अपनी प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया था उसे स्वीकार करते हुए उनकी तारीफ महात्मा गांधी जी ने भी की और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया और तत्कालीन जो नेता थे उन्होंने भी तारीफ की। महात्मा गांधी जी ने वीर सावरकर जी की तारीफ कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वीर सावरकर ने अपनी माफीनामा मांगा उसे माफ कर दिया जाए। देश की आजादी में आरएसएस का कितना योगदान रहा है ये सभी जानते हैं, इतिहास में स्पष्ट रूप से अंकित है। और उसके बाद भी आजाद होने, भारतीय आजादी में इनकी सहभागिता नहीं रही और उसके बाद आजाद भारत में इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपने कार्यालय में नहीं फहराना इनकी देश प्रेमी भावनाओं को पूरी तरह रेखांकित करता है कितने देश प्रेमी हैं। और उसके बाद ये बार बार बातें करेंगे। और नाथूराम गोडसे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, पूरा इतिहास जानता है, विश्व जानता है, उसको ये अपने वीर साबित करने के असफल प्रयास करते हैं। और उसके बाद ऐसी दशा में इनकी भारतीयता के प्रति प्रेम, देश प्रेम की भावना कहीं भी जागृत नहीं है। आरएसएस और भाजपा, लेकिन तो कांग्रेस, लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है कि आजादी की लड़ाई में कौन सा कांग्रेसी शहीद हुआ था, पहले ये बताएं। सबसे हास्यास्पद बात यह है, आजादी के
कौन से कांग्रेसी शहीद हुए थे? आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और समग्र रूप से आंदोलन लड़ाई लड़ी गई। उसका सुखद परिणाम आज हम स्वतंत्रता में जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद जब इनकी मनोदशा नहीं हुई और हिंदू, उस समय भी आजादी के आंदोलन में जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो इनकी मानसिकता हिंदूवादी और हिंदू सोच और हिंदू मुस्लिम की बातें करते थे, जिसके कारण ये आजादी के आंदोलन से अपने आप को पृथक किए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ये कहीं दे रहे आरएसएस या भाजपा के लोग बता वरिष्ठ दें पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, पीसी रथ रहे हैं। जी। पीसी रथ जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, उस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर हमला बोला था, लेकिन उस दौरान जो संघ का शीर्ष था वो एकदम चुप्पी साध कर बैठा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं नजदीक, अब एक एक निकलकर इसका जवाब दे रहे हैं। जी अमृता जी, ये शुरुआत से रहा है कि जब 1925 में स्थापना हुई थी आरएसएस की, तब से हिंदू महासभा उसके बाद राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता रहा। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है और उसके अनुषंगिक संगठन बहुत सारे हैं। वो एडवोकेट्स के भी प्रकोष्ठ चलाता है, वो डॉक्टर्स के भी प्रकोष्ठ चलाता है और वो वनवासियों के बीच काम करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम भी चलाता है। सरस्वती शिशु मंदिर को भी आरएसएस का प्रकल्प माना जाता है। तो आरएसएस ने समाज के हर हिस्से में अपनी पहुंच बनाई है, पहुंच बनाई है, लेकिन उसके उद्देश्य शुरुआत से स्पष्ट रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है वो देश में एक तरह से एक बांट करके एक राजनीतिक ताकत हासिल करने की कोशिश में रहा है। और वो मौका बहुत समय बाद आरएसएस की लंबी तपस्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के रूप में, पूर्ण रूप में उसके अनुषंगिक संगठन भाजपा के रूप में मिला उसको। इसके पहले हिंदू महासभा बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थी देश में। जो आजादी की लड़ाई के बाद का जो राजनीतिक दलों का इतिहास था उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी और दूसरे क्षेत्रीय दल भी उसके बाद आने शुरू हो गए। लेकिन हिंदू महासभा को कभी जब आजादी के पहले भी जब संविध सरकारें हुआ करती थी तब मुस्लिम लीग के साथ मिल करके आरएसएस हिंदू महासभा ने कुछ राज्यों में सरकार बनाई थी। जब आजादी के पहले जो सरकारें, संविध सरकारें बनती थी आजादी के पहले अंग्रेजों के समय में जो है, तो उस जमाने से ये चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद से लगातार ये है कि देश में आरएसएस को अलग से रेखांकित किया जाता रहा और गांधी जी की हत्या के बाद वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके बाद बहुत ज्यादा क्षमा याचना और बहुत लिखित क्षमा याचना के बाद कि हम इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे, नहीं होंगे, इस तरह से जब कहा गया तो उसके बाद वो प्रतिबंध कुछ सालों बाद हटा लिया गया। लेकिन ये कांग्रेस के लिए ये शुरू से रहा कि कांग्रेस चूंकि मिश्रित पार्टी है, वो ना लेफ्ट है ना राइट है, वो मध्यमार्गी पार्टी रही है। तो कांग्रेस में जब भी ये राइटिस्ट तत्वों का वो बढ़ता है, दबाव बढ़ता है संगठन में, तब जैसे मोरारजी भाई जब थे कांग्रेस में प्रभावित, लेकिन तो पीसी रथ जी, जिस तरह से दावा कर रही है कांग्रेस कि बीजेपी के नेता नाथूराम गोडसे हैं, तो ये दावा कैसे साबित कर सकते हैं? क्योंकि जब गठन ही नहीं हुआ था तब उदय ही नहीं हुआ था बीजेपी का। बीजेपी नहीं, आरएसएस के मानस पुत्र कह सकते हैं अपन इसको, कि वीर सावरकर जो हैं वो भाजपा के पुरातन वो कहे जा सकते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा में थे वो। उस तरह से गतिविधियां जो हुई थी आरएसएस के मूल संगठन से जुड़ी हुई जो संगठन है उनके वो नेता थे और उन्होंने भागीदारी कहीं ना कहीं जो गोडसे के खिलाफ जो केस चला था गांधी जी की हत्या का, उसमें आरोपी थे सावरकर भी, और सावरकर को भी उसमें लगातार मुकदमों में पेश होना पड़ता था। बाद में बहुत सारे और भी उनके अलावा आरोपी थे। तो ये लगातार एक सिलसिला चला और ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं। यहाँ तक के कि जो 60 रुपए की पेंशन अंग्रेज उनको देते थे, उस समय कमिश्नर कलेक्टर का वेतन उससे काफी कम, आधे से कम हुआ करता था। तो ये बड़ी पेंशन की राशि सावरकर जी को इसीलिए दी जाती थी। निश्चित रूप से उन्होंने पहले आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने आजादी की लड़ाई, वो उनके बहुत सारे विरोधाभास हैं, सावरकर जी के बहुत सारे विरोधाभास हैं, जैसे कि गो हत्या को लेकर के। चलिए पीसी रथ जी, आपको मैं मौका दूंगी मैं अपनी बात पूरी करने का। इस वक्त हम बात करते रविंद्र जी से। रविंद्र जी, जो नारा लेकर बीजेपी चली थी भारत में कांग्रेस का, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का नारा हो गया आरएसएस मुक्त भारत। ये कभी संभव ही नहीं है कि आरएसएस मुक्त भारत हो।
मैं कह रहा हूं कि दो संस्थाएं आज भी जीवित है, एक कांग्रेस, एक 1925 की क्या कहते हैं आरएसएस, दोनों आजादी के पहले का है। तो कांग्रेस यदि ये सपना सोचेगी कि आरएसएस मुक्त भारत होगा तो कभी संभव नहीं है, न कभी किसी जन्म में हो सकता, क्योंकि ये बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस लाचार हो चुकी है, असहाय हो चुकी है, मरणासन हो रही है, बहुत पुरानी है, इनकी विचारधारा समाप्त हो रही है। अभी रुपेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस की स्थापना देश की आजादी के लिए हुआ था। मैं फिर कह रहा हूँ 1885 को जब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की, कभी यह नहीं कहा गया था आजादी के लिए हम लड़ेंगे। उनका उद्देश्य भी नहीं था लड़ाई के लिए। उन्होंने तो कहा था हम सट्टी वालों के रूप में काम करेंगे, मतलब अंग्रेज और क्रांतिकारियों के बीच में। रही बात क्या कहते हैं, आप चाहे कितना भी कर लें, ये पूरा देश मतलब 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 1000 साल बाद भी एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आएगी कि आरएसएस की स्थापना एक जैसी पुत्र। लेकिन रविंद्र जी, कांग्रेस तो यही कहती है, जिस तरह से आरोप लगाती है बीजेपी कांग्रेस पर, जो हिस्ट्री बताती है, इतिहास दोहराती है, उस वक्त तो बीजेपी थी ही नहीं। मैं भी कहाँ कह रहा हूँ, जब वो कह रहे हैं नाथूराम गोडसे का, उस समय तो हिंदू महासभा भी चले गए थे, आरएसएस में नहीं थे ना नाथूराम। रुपेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रविंद्र जी, स्वीकार कर लें कि आरएसएस का अनुषंगिक संगठन भाजपा नहीं है। आरएसएस के इशारों पे भाजपा चलती है, और भाजपा आरएसएस के यदि नाम बदल करके भाजपा, हम गर्व महसूस करते हैं इसको। गर्व, बिल्कुल गर्व, अपनी पार्टी के लिए गर्व महसूस कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों का भारतीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पर्याय है जी। रविंद्र जी ये बता दें आप, जब राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे भारत जोड़ो, तब उन्होंने आरएसएस पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उस वक्त कोई भी आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई भी जवाब देने नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपनी सक्रियता दिखा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को ना तो हम महत्व देते हैं, ना वो महत्व के लायक था। एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम था जो कर रहे थे, जिसका कोई महत्व नहीं था। और रही बात अभी हम इसलिए उस कार्यक्रम में इतने भारतीय जुड़े, उसके कारण आप भारत जो भी भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में मामले होते हैं, लेकिन उसमें भाजपा, रविंद्र जी आप भले ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को आप महत्व नहीं देते हैं, लेकिन राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने ही, सत्येंद्र दास की अगर हम बात करें, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को आशीर्वाद देकर रवाना किया था। वो उनका व्यक्तिगत होगा, उसका राजनीतिक क्या भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। मुझे बताइए, वो अपना राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे थे राहुल गांधी, उसका क्या इफेक्ट हुआ और क्या होगा वो समय के साथ देखेंगे। हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वैसे ही खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी अपनी सदस्यता को अपनी अयोग्यता से साबित कर चुके हैं, उनका खत्म हो चुका है। हमारे लिए समय की कमी है, चर्चा में विराम लगाना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, और जिस तरह से अब आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों के परिणामों में इसका कितना असर होता है। जिस तरह से वैचारिक ऊर्जा के स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला गया है, छत्तीसगढ़ की आरंग विधानसभा में कांग्रेस दफ्तर के लोकार्पण के समय नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भाजपा संघ पर निशाना साधा। डहरिया ने नाथूराम गोडसे को भाजपा का नेता करार दे दिया और आरएसएस पर अंग्रेजों की मुखबिरी का आरोप लगाया। और देखिए किस तरह से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और हालांकि अब देखने वाली बात होगी, चुनावी मुद्दों की बात करें, जनता के मुद्दों की बात करें, तो उन मुद्दों पर फोकस नहीं किया जा रहा है, और जो पिछली पुरानी बातें हैं उन्हें उखाड़ा जा रहा है, उस पर बवाल मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मुद्दे को लेकर कब जाकर विराम लगेगा, और जिस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है, इसका आने वाले चुनावों में क्या असर होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।